हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर निधि सलूजा है और मैं इंदिरा आईवीएफ की गुरुग्राम ब्रांच में एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड सेंटर हेड काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एम्ब्रो फ्रीजिंग के बारे में। एम्ब्रो फ्रीजिंग क्या होता है, किन पेशेंट्स में किया जाता है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आईवीएफ में किसी भी महिला को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शन से उनके एग्स को साइज में बड़ा किया जाता है और जब ये एग्स एक अप्रोप्रिएट साइज के हो जाते हैं तो हम इनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर इन एग्स को स्पर्म्स के साथ इक्सी टेक्निक के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रो बनाया जाता है। ये एम्ब्रो को लैब में बड़ा किया जाता है, चाहे वो 3 दिन के लिए किया जाए या 5वें दिन के लिए, जिसे हम ब्लास्ट बोलते हैं। फिर इन एम्ब्रोज को यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, जिसे हम फ्रेश ट्रांसफ़र बोलते हैं। यदि इन्हीं एम्ब्रोज को हम फ्रीज कर लेते हैं और 1 या 2 महीने के बाद यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र बोलते हैं। अब ये फ्रीजिंग का एक्चुअली मतलब क्या है? कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि फ्रीजिंग का क्या मतलब है, कि उन एम्ब्रो की ग्रोथ को हम सदा के लिए रोक देंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एम्ब्रो फ्रीजिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि हम उन एम्ब्रोज को टेम्परेरीली उनकी उसी स्टेज में फ्रीज कर देते हैं। अगर वो डे 3 का है तो डे 3 की स्टेज पे, और अगर डे 5 का है तो डे 5 की स्टेज पे फ्रीज कर दिया जाता है। वो टेम्परेरीली होता है ताकि उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो जब तक हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं करते। फिर जब हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इन एम्ब्रोज को हम थॉ करते हैं, उनकी ग्रोथ को वापस शुरू करते हैं और उसके बाद जब हम एम्ब्रो को डालते हैं तो उसे फ्रोज़न ट्रांसफ़र बोल रहे हैं। अब कैसे किया जाता है? फ्रीजिंग एक्चुअली जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में होता है, जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस होता है। जो नॉर्मल एग्स और स्पर्म्स या एम्ब्रो होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, और इन एम्ब्रोज को हम 37 डिग्री से -190 पर लेकर जाते हैं, जिसे हम फ्रीज करते हैं। ये फ्रीजिंग 2 तरीके से होता है। पहला होता है स्लो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग यानी हम उस एम्ब्रो को 37 से -190 डिग्री पे बहुत स्लोली लेकर जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता था, जो एम्ब्रो होते थे उनके सेल्स में पानी भर जाता था, जिससे उनकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। इसीलिए पुराने ज़माने में जब फ्रीजिंग स्टार्ट ही हुई थी, तब ज़्यादातर सेंटर्स एम्ब्रो फ्रीजिंग पसंद नहीं करते थे और वो प्रेफर करते थे कि फ्रेश ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि फ्रीजिंग से काफ़ी एम्ब्रोज की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। पर ग्रेजुअली आईवीएफ में एडवांसमेंट्स आई और उसी तरीके से फ्रीजिंग में भी एडवांसमेंट आई। अब फ्रीजिंग का जो टेक्निक होता है उसे हम रैपिड फ्रीजिंग यानी विट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें हम जो एम्ब्रो है उसको -190 डिग्री सेल्सियस पे रैपिडली, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लेके जाते हैं, जिससे जो एम्ब्रोज हैं उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती और वो उसी स्टेट में फ्रीज हो जाते हैं। तभी आजकल जब जितने भी एम्ब्रो ट्रांसफर्स किए जाते हैं वो ज़्यादातर फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीजिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आईवीएफ में हम इंजेक्शंस लगाते हैं, तो आईवीएफ की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम OHSS कहते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन में किसी भी महिला को जिनके अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे PCOD पेशेंट्स होते हैं, उनमें जिनमें एग्स की मात्रा ज़्यादा होगी, उनमें जो उनके ईस्ट्रोजन है उनका लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, और यदि तुरंत हम उनके यूट्रस में एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर देंगे और उन्हें प्रेगनेंसी आ जाएगी, तो वहाँ उनके पेट में पानी भर सकता है, उनके लंग्स में पानी भर सकता है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और कई बार ये बहुत सीरियस हो जाता है और ICU एडमिशन्स भी करने पड़ते हैं। तो यदि हम एम्ब्रोज को बनाकर फ्रीज कर देंगे, उस महिला को एक पीरियड आने देंगे, तो उनके जो हाई लेवल्स ऑफ हार्मोन्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसके बाद जब हम उन एम्ब्रो को ट्रांसफ़र करेंगे तो OHS के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरा है कि कई पेशेंट्स में एम्ब्रोज की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि PCOD पेशेंट ही ले लें, तो वहाँ पे जो एग्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ एम्ब्रोज हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब इनमें से हम 1 या 2 एम्ब्रो पहली ही बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
पर जो रिमेनिंग एम्ब्रोज हैं हम उनको फ्रीज कर लेते हैं, जिससे वो फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको एक ही बच्चा चाहिए और एम्ब्रोज बहुत सारे बन गए, तो उनमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक एम्ब्रो को ट्रांसफ़र कर दें और रिमेनिंग एम्ब्रोज उनके सेकेंड चाइल्ड या फ्यूचर के लिए कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे एक बेनिफिट और होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बहुत सारे इंजेक्शंस रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। उनको जो इंजेक्शंस का कॉस्ट है, आईवीएफ का कॉस्ट है, एग रिट्रीवल है, वो सब कम हो जाएगा, जिससे जो सेकेंड साइकिल होगी वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। अब इसका थर्ड एडवांटेज क्या है? एक और कंडीशन होती है, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जहाँ पर उनकी एज ज़्यादा होती है। इन पेशेंट्स में एज मोर देन 35 है या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस है या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज़ है, तो उनके हम एम्ब्रोज को टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो जो एम्ब्रोज हैं वो जेनेटिकली नॉर्मल हैं या नहीं। अगर वो एम्ब्रोज नॉर्मल हैं तो हम उनको इम्प्लांट कर दें, और अगर वो एम्ब्रोज एबनॉर्मल हैं तो हमें पहले से ही मालूम होगा कि वो एम्ब्रो बहुत अच्छा नहीं है और उसको इम्प्लांट करने से हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इस टेक्निक को कहते हैं पीजीएस। तो पीजीएस में हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो एम्ब्रोज होते हैं उनको हम उनके सेल्स को कुछ सेल्स जो बाहर की लेयर के सेल्स होते हैं उनको टेस्ट के लिए ले लेते हैं और बाकी का एम्ब्रो फ्रीज कर देते हैं। 10 से 15 दिन में जब रिपोर्ट आती है तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से एम्ब्रोज ज़्यादा अच्छे हैं जो हमें प्रेगनेंसी देंगे, तो हम उन्हीं एम्ब्रोज को इम्प्लांट कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीजिंग की टेक्निक की हेल्प से हम एम्ब्रो की बायोप्सी करके एक बेटर सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा एम्ब्रो ज़्यादा अच्छा है और वो हमें प्रेगनेंसी देगा। अब कुछ पेशेंट्स और होते हैं जहाँ पर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे फाइब्रॉइड है, स्वेलिंग है, तो उनमें हम तुरंत एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंडोमेट्रोसिस होता है, वहाँ पर हमें एम्ब्रो बनाने के बाद यूट्रस के एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस को सप्रेस करने के लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो हम एम्ब्रो को फ्रीज कर लेंगे और उन यूट्रस को पहले ठीक कर लेंगे इंजेक्शंस लगाकर। उसके बाद जब हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। तो ये ग्रॉसली एम्ब्रो फ्रीजिंग के बारे में है। एम्ब्रो फ्रीजिंग क्या है और किन पेशेंट्स को बेनिफिट करता है। इसी तरीके से हम एग फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग जो महिलाएं ये चाहती हैं कि अभी वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती, उनको अभी अच्छा पार्टनर नहीं मिला है या अभी वो करियर की तरफ ध्यान देना चाहती हैं पर उनकी एज बढ़ने लगी है, तो वो एग फ्रीजिंग की तरफ जा सकती हैं। ये एक नई टेक्निक है जहाँ पर हम फीमेल को उसी तरीके से इंजेक्शंस लगाते हैं और उनके एग्स बनाते हैं, पर एग्स बनाने के बाद हम उनको फ्रीज कर सकते हैं और फ्यूचर में जब भी वो सोचती हैं कि अब उनको प्रेगनेंसी करना है तो अब वो अपने फ्रीज्ड एग्स को यूज़ कर सकती हैं। इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो एज रिलेटेड चेंजेस जो एग्स में आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमने सपोज एक लेडी 30 साल की है, 30 इयर्स की है और उसने अपने एग्स 30 इयर्स के फ्रीज करा दिए, पर अब वो 37 या 38 पे चाहती है कि उसको प्रेगनेंसी हो जाए, तो लेकिन उसके एग्स तो 30 इयर्स के ही हैं, तो वहाँ पर जो जेनेटिक एज रिलेटेड जेनेटिक चेंजेस एग्स में या एम्ब्रोज में आएंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो एग्स हैं वो 30 इयर्स के ही हैं। सो इस तरीके से ऐसे पेशेंट्स को ये बेनिफिट हो सकता है। या फिर कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं जहाँ पर उन्हें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेना है, तो वहाँ पर भी वो अपने एग्स को पहले ही फ्रीज करवा के रख सकते हैं और अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद उन एग्स से एम्ब्रो बनाकर फ्यूचर प्रेगनेंसीज कर सकते हैं। सो आज हमने जाना कि एग फ्रीजिंग और एम्ब्रो फ्रीजिंग क्या होता है और किन पेशेंट्स में बेनिफिशियल है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंदिरा आईवीएफ गुरुग्राम पे आके विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।